नमस्कार, के न्यूज़ के खास शो स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ हिमांशु श्रीवास्तव। आज हम फिर हाजिर हैं देश विदेश की कुछ खास खबरों के साथ। आज हम सबसे पहले बात करेंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की महत्वाकांक्षी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट योजना की। साथ ही हम बात करेंगे जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव मंजूरी की। और चलते चलते हम दिखाएंगे बिहार बाढ़ की त्रासदी के हालात की रूह कपाने वाली तस्वीरें। तो चलिए हम बात करते हैं और खबरों के विस्तार में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 24 जनवरी 2018 को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी ODOP की योजना की शुरू की। योजना के तहत चयनित उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहचान मिल रही है। योजना में 165 उत्पादों को शामिल किया गया है। इसके साथ ही जिलों में 1 से अधिक उत्पाद भी चयनित किए गए। योजना के जरिए अब तक 50 लाख से अधिक लोगों को रोजगार भी मिला है। बावजूद इसके योजना के क्रियान्वयन में अभी काफ़ी सुधार है। यह रिपोर्ट देखिए। योजना से बदल रही यूपी की तस्वीर। ODOP यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना जो सीएम योगी की सबसे महत्वपूर्ण पहल है। बता दें कि एक ऐसी अहम परियोजना है जो यूपी के अलग अलग जिलों की स्थानीय क्षमता को पहचानने, रोजगार सृजन करने और परिचालन दक्षता बढ़ाने पर केंद्रित है। दरअसल इसके माध्यम से यूपी ने कुटीर उद्योगों, हस्तशिल्प और निर्यात में महत्वपूर्ण उन्नति की है और यही इस योजना को जनता के व्यापक हित में उठाए गए सबसे प्रभावशाली कदमों में से एक बनाता है। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 24 जनवरी 2018 को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी ODOP योजना शुरू की थी। आज से 5 साल 7 साल पहले तक कोई पर्व त्योहार आता था, कोई आयोजन आपके घरों में होता था, तो आप क्या खरीदारी करते थे? आप चीन से के किसी प्रोडक्ट को खरीद करके गिफ्ट के रूप में देते थे। आज मैं देखता हूं कोई पर्व त्योहार आता है, कोई आयोजन आता है, किसी को जन्मदिन का हो या किसी अन्य मांगलिक आयोजन के अवसर पर कोई गिफ्ट देना हो, तो लोग वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का ही कोई एक पैकिंग खरीदते हैं और उसी को गिफ्ट में देते हैं। परिणाम क्या है? एक हमारे स्थानीय हस्तशिल्पी और कारीगर को उसका लाभ होता है, लोकल मार्केट सुदृढ़ होती है, ढेर सारे लोगों को रोजगार का माध्यम उसके माध्यम से प्राप्त होता है और ये महिला स्वयंसेवी समूह के माध्यम से भी जो कार्य ये आगे बढ़ रहा है, ये यहाँ पर उन्हें आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर करेंगे और आत्मनिर्भरता का ये लक्ष्य अगर प्रत्येक ग्राम पंचायत के माध्यम से हम आगे बढ़ा लेंगे तो मेरा यह मानना है कि जो हम लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के लोग उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के लक्ष्य की दिशा में कदम बढ़ाए हैं, बहुत दूर नहीं, अगले 3 से 4 वर्ष के अंदर हम इस लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हो जाएंगे। क्या है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना? ODOP योजना का उद्देश्य प्रत्येक जिले की विशिष्ट पारंपरिक और विशेष वस्तुओं को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाना। इससे निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। 86,000 करोड़ से बढ़कर 2 लाख करोड़ से ज्यादा हुआ निर्यात। ये योजना स्थानीय कारीगरों और लघु उद्योगों को रोजगार देती है। योजना ग्रामीण आधारित अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाती है। पिछले 8 वर्षों में लगभग 6 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया गया। योजना की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान। फिलहाल योजना के तहत चयनित उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहचान मिल रही है। बता दें कि योजना में 165 उत्पादों को शामिल किया गया है। कई जिलों में 1 से ज्यादा उत्पाद भी चयनित हुए हैं। योजना के जरिए अब तक लाखों लोगों को रोजगार मिला है। बता दें कि योजना के दूसरे चरण में कौशल विकास और प्रशिक्षण इसके माध्यम से बेहतरीन उत्पादन के लिए हर जिले में प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए गए हैं। इन केंद्रों पर संबंधित कार्य के एक्सपर्ट को बुलाया जाता है। ये एक्सपर्ट कारोबारियों को नई टेक्नोलॉजी, आकर्षक उत्पाद और नई विधाओं का प्रशिक्षण देते हैं।
वहीं योगी सरकार ने छोटे उद्यमियों को सहायता देने के लिए मार्जिन मनी योजना शुरू की है। इसके तहत कारोबारी अपने उद्योग को बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं। बता दें कि योजना के तीसरे चरण में आर्थिक सहायता प्रावधान किया गया है। इसके तहत कारोबारी को कम ब्याज दर पर लोन की व्यवस्था कराई जाती है। योजना के अंतर्गत जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने इसकी ब्रांडिंग की है, इसका असर भी देखने को मिल रहा है। जिन उत्पादों की पहले राष्ट्रीय बाजार में कीमत 500 रुपए थी, वो अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1000 से लेकर 70,000 तक में बिक रहे हैं। राज्य के 75 उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है, जिससे उन्हें वैश्विक स्तर पर पहचान मिली। हमें ग्राम पंचायत को आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा, हमें प्रत्येक परिवार को आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा और उस दिशा में एक नए प्रयास जो प्रारंभ हुए हैं, टिकरी जंगल को यहां पर ओपन सफारी के रूप में विकसित करना, ये टूरिज्म के बहुत बड़े इको टूरिज्म के बहुत बड़े केंद्र के रूप में इस पूरे कमिश्नरी को और अवध क्षेत्र को विकसित कर देगा। पूरे क्षेत्र को कनेक्टिविटी की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार ने लेके अर्का और पार्वती जो वेटलैंड्स है, इसको सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना के साथ जोड़ने के लिए भी सरकार अपने स्तर पर कार्य कर रही है। योजना का उद्देश्य खास। ये महत्वाकांक्षी योजना राज्य के छोटे कस्बों और शहरों में पनप रही दुर्लभ शिल्पकला और उत्पादों को वैश्विक मंच प्रदान कर रही है। योजना के तहत काला नमक चावल, चिकनकारी, जरी जरदोजी, सींग और हड्डियों की कलाकारी जैसे जीआई टैग वाले उत्पादों को बढ़ावा दिया जा रहा है। कई ऐसे उत्पाद जो विलुप्त होने की कगार पर थे, आधुनिक तकनीक और प्रशिक्षण के माध्यम से फिर से जीवंत किए जा रहे हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। कैश कांड मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला ने महाभियोग प्रस्ताव को मंजूरी देकर मामले को आगे बढ़ा दिया। स्पीकर ओम बिरला ने कहा है कि मुझे रविशंकर और विपक्ष के नेता समेत कुल 146 सदस्यों के हस्ताक्षर से प्रस्ताव मिला है। ये देखिए रिपोर्ट। जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव को मंजूरी। कैश कांड मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला ने महाभियोग प्रस्ताव को मंजूरी देकर मामले को आगे बढ़ा दिया। स्पीकर बिरला ने कहा कि मुझे रविशंकर प्रसाद और विपक्ष के नेता समेत कुल 146 सदस्यों के हस्ताक्षर से प्रस्ताव मिला है। उन्होंने बताया कि इस प्रस्ताव में इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा को पद से हटाने की मांग है। जांच के लिए कमेटी का ऐलान। स्पीकर ने जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी बनाई। इसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के एक जज और कानूनविद शामिल। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अरविंद कुमार, मद्रास हाई कोर्ट चीफ जस्टिस मनिंदर मोहन श्रीवास्तव और कर्नाटक हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट बीवी आचार्य। जांच समिति की रिपोर्ट आने तक ये महाभियोग प्रस्ताव लंबित रहेगा। आपको बता दें कि स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि हमने न्यायाधीश जांच अधिनियम के प्रावधानों का अध्ययन किया है। हमने सुप्रीम कोर्ट के घोषित कानूनों के साथ साथ कई अन्य फैसलों की जानकारी भी रखी है। सुप्रीम कोर्ट ने शिकायत को गंभीर प्रकृति का बताया है। इन हाउस प्रक्रिया का पालन किया। सीजीआई ने इस मामले पर विचार करने के बाद जस्टिस वर्मा की प्रतिक्रिया और दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की प्रतिक्रिया पर राय बनाई कि इस पर गहन जांच जरूरी है, इसलिए 3 सदस्यों वाली कमेटी बनाई गई है। स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि हमें याद है कि तत्कालीन सीजीआई ने ये रिपोर्ट पीएम और राष्ट्रपति को भेजी है। ये भी कहा कि इस केस में पूर्व प्रावधानों के अनुसार काम किया है। समिति की रिपोर्ट में आरोप इस प्रकृति के हैं, जस्टिस वर्मा को हटाने की कार्रवाई शुरू करने की जरूरत है। बताया कि स्वतंत्र जांच के बाद हमें ये पता चला कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत जज को हटाने की प्रक्रिया नियमों के अनुसार शुरू की जानी। बेदाग चरित्र न्यायपालिका में एक आदमी के विश्वास की नींव है। वर्तमान केस में जुड़े तथ्य भ्रष्टाचार की तरफ इशारा करते हैं और कार्रवाई के लिए प्रेरित करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भेजा था प्रस्ताव।
जस्टिस वर्मा को भ्रष्टाचार के आरोपों में पद से हटाने का प्रस्ताव तत्कालीन चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को भेजा था। जुलाई में लोकसभा में उन्हें पद से हटाने के लिए महाभियोग के प्रस्ताव पर चर्चा हुई। वहीं भारत में आजादी के बाद से अभी तक किसी भी जज को महाभियोग के जरिए हटाया नहीं गया है। हालांकि महाभियोग प्रस्ताव करीब 6 बार लाया गया, लेकिन केवल 2 मामलों तक अभियोग पर सार्थक बहस हो सकी, लेकिन कोई भी जज हटाया नहीं गया। अब तक 6 बार लाया गया महाभियोग। जस्टिस वी रामास्वामी साल 1993 सुप्रीम कोर्ट के जज से जुड़े अनियमित व्यवहार पर महाभियोग प्रस्ताव लोकसभा में आया, लेकिन 2/3 समर्थन नहीं मिलने के कारण ये रद्द हो गया। जस्टिस सौमित्र सेन साल 2011 कोलकाता हाईकोर्ट के जज पर धन का गबन करने के आरोप लगे। राज्यसभा ने महाभियोग प्रस्ताव पास किया, लेकिन लोकसभा में बहस से पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया। जस्टिस पीडी दिनाकरण साल 2011 भ्रष्टाचार व पद के दुरुपयोग के आरोपों के चलते प्रस्ताव पेश हुआ, लेकिन वे इस्तीफा दे चुके थे, इसलिए प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी। जस्टिस जेबी पद्रीवाला साल 2015 आरक्षण पर विवादास्पद टिप्पणी के लिए महाभियोग प्रस्ताव लाया गया, लेकिन बाद में विवादात्मक टिप्पणी हटने पर ये रद्द हो गया। जस्टिस सीवी नागार्जुन रेड्डी साल 2017 दलित जज को टारगेट करने और वित्तीय गड़बड़ी के आरोप लगे, लेकिन सांसदों के समर्थन हट जाने पर प्रस्ताव रद्द हो गया। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा साल 2018 उपचारात्मक प्रक्रिया का उपयोग किए जाने और जस्टिस लोया मामले में अनियमितताओं के आरोपों पर महाभियोग प्रस्ताव की तैयारी हुई, लेकिन राज्यसभा अध्यक्ष ने इसे पहले ही फेज में खारिज कर दिया। आपको बता दें कि जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से नोटों के जले ढेर मिले। करीब 100 दिन पूरे हो चुके हैं। बता दें कि 14 मार्च की रात करीब 11:30 बजे फायर ब्रिगेड को जस्टिस वर्मा के 30 तुगलक क्रिसेंट बंगले के स्टोर रूम में आग लगने की सूचना मिली। आग बुझाते हुए वो अधजले नोटों की गड्डियां दिखीं। अगले दिन नोट गायब भी हो गए। इस मामले में कई तरह के सवाल उठे थे। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस यशवंत वर्मा की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने इन हाउस जांच रिपोर्ट को चुनौती दी थी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एजी मसीह की बेंच ने कहा कि इन हाउस कमेटी का गठन और जांच प्रक्रिया में कोई गैर कानूनी पहलू नहीं पाया गया। कोर्ट ने साफ किया था कि कमेटी की कार्यवाही संविधान के दायरे में ही रही है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं देश के कई राज्यों में बाढ़, बारिश और भारी तबाही मचाई है। लोग बेघर हो रहे हैं, रास्ते टूट रहे हैं। बिहार के 12 जिले बाढ़ की चपेट में, जबकि 17 लाख से ज़्यादा की आबादी इससे प्रभावित है। सबसे ज़्यादा प्रभावित जिलों में भागलपुर है। यहाँ की 75 पंचायतों के 4.16 लाख से लोग पीड़ित हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। बिहार के कई जिले इस समय बाढ़ की चपेट में हैं। नेपाल और बिहार के तराई क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश के कारण राज्य की प्रमुख नदियां उफान पर हैं, जिससे कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। गंगा, कोसी, बागमती, बूढ़ी गंडक, पुनपुन और घाघरा जैसी नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में भागलपुर है। यहाँ की 75 पंचायतों के 4.16 लाख से ज्यादा लोग पीड़ित हैं। बाहर में कोनो घर गिरी का उपरो जापरो भागव जाब से बारो में पुरन बाल में घर बनवेल बाल बच्चा जाइए होते पूंजी नहीं है जे जाओ टक्कर देला मार करेला कल पूंजी एक रास्ता जो ओते रहते त हम बाबू जब कखनो न मार बाबू समझने वाला छो मुखिया भी नहीं देखा कहियो ने एक सेर चूड़ा ने चावल पांचटा पोता कता गया नहीं है। ऐ दुगो के दांत लगे ने घुरे छे एगो बेटी कुमारी में पर
एते भगवान कोसी महारानी दुख दल कैसे देबे कलके बक्सा पेटी कोठा कोठी सब चीज भस गेल अनाज के 100 टोटल सामान कुछ नहीं रहल कन के रह गेलू कुछ नहीं रहल डूमत रहू कोई सहारा नहीं। सबके घर में किसी के घर में 10 क्विंटल किसी के घर में 20 क्विंटल दाना मवेशी का खाने के लिए सब चारा फंस गया, मवेशी फंस गया, कितना जान माल का खतरा हुआ। व्यवस्था हम लोग को कोई नहीं था। क्यों रहते हैं यहाँ पर? ये क्या करेंगे, जाएंगे कहाँ जाएंगे? गुजर तो करना है कहे। वनवास में भी जब जाते हैं तो अपना जमीन है, जमीन पर जो कोई घर बांध लिया है तो हमको जमीन नहीं छिपा। सरकारी जमीन है, तुम नहीं था तो तुम्हारा जमीन नहीं है, क्या करेंगे? लड़ाई करने के लिए जाते हैं तो हम वहाँ सुपौल में जाते हैं तो पदाधिकारी भी उन्हीं को लोगों के को घर बना हुआ है तो लोग फिर घर नहीं बना है तो जिसको घर बना हुआ है उसको तोड़ दोगे तुम, तो बताता है। आज खतियोनी मेरा है और घर बना लिया है ये लोग, उस खतियोन को भी नहीं देखता है। गुंडा माफिया लोग कब्जा कर रखा है, लाख रुपया 2 लाख रुपया मांगता है, उसमें कहाँ से इतना आदमी जाएगा? कहाँ से इतना आदमी वहाँ घर बना के रहेगा? पैर रखने का जगह नहीं है वहाँ पे, तो कहाँ से आदमी जाएगा इतना? हमारे कोसी भीतर में, हमारे सुपौल अंचल में गोपालपुर सिर्फ पंचायत जो है यहाँ पे 7 गो नाव बहाली है। जब हम लोग को बाढ़ आया एक भी नाव वाले हमारे लोग को बचाने के लिए नहीं आया, एक भी नाव वाले नहीं। हमारे सांसद और विधायक जो है ना इसी कोसी में लगते हैं, कहीं पे वो भी पानी में बह गए हैं, कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। न विजेंद्र यादव जी दिखाई दे रहे हैं, न माननीय सांसद दिलेश्वर कामत जी कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं। लगते हैं इसी कोसी के पानी में वो भी हमारे जानवर की तरह वो भी बह गए हैं कहीं। सबसे ज्यादा क्षति जो है फसल का हुआ। धान का खेत है यहाँ, धान का जितना भी फसल था किसान का सभी जो है नदी में मतलब खराब हो गया। सारा का क्षति हुए, खाने के लिए तड़प रहे हैं सर। कपड़ा जो जेब में पहने हुए सर वही को धोते हैं और वही धो के लाते हैं, आंगन में खड़े रहते हैं कच्छा पहन के, इसके बाद सूखता है, इसके बाद पहन के बाहर होते हैं सर। अब हम लोग जा रहे हैं कहीं और, जा रहे हैं मार्केट जा रहे हैं, जब ही तो घर बनाएंगे, जब कमाएंगे नहीं तो घर क्या बनाएंगे? सरकार कहाँ से दे पाएगा इतना? सरकार ये 2 किलो चूड़ा दे रही है, अब बताइए 2 किलो चूड़ा से क्या होने वाला है? अरे भाई एक तो अच्छा नीति तैयार कीजिए जिससे इन लोग की भरपाई, क्षति जो हुआ उसका भरपाई हो। जब भी पानी कैद होगा तो जल प्रलय होगा, जब जब पानी कैद हुआ है तब तक प्रलय हुआ है कोसी वालों के लिए। बाढ़ प्रभावित जिलों में हाहाकार। आपको बता दें कि भोजपुर में गंगा नदी के जल स्तर में वृद्धि के कारण शाहपुर प्रखंड के 13 पंचायतों में लगभग 33,400 लोग प्रभावित हुए हैं। वहीं पटना की बात करें तो गंगा नदी के बढ़ते जल स्तर से पटना की दीघा घाटी, घाट, हाथीदह और मसौड़ी जैसे इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। पुनपुन नदी भी खतरे के निशान को पार कर चुकी है। भागलपुर में गंगा नदी के जल स्तर में अप्रत्याशित बढ़ोतरी हुई है, इससे नाथनगर के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। साथ ही वैशाली में भी गंगा और गंडक नदियों के बढ़ते जल स्तर से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। लखीसराय, सारण, मुंगेर, खगड़िया, सुपौल और बेगूसराय जिलों के भी कई इलाकों में नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, जिससे बड़ी आबादी प्रभावित है। इसी प्रकार कटिहार में कारीकोशी और बरही जैसी नदियों का जलस्तर भी खतरे के निशान के ऊपर है। कैमूर और बक्सर में कर्मनाशा और धर्मावती नदियां उफान पर हैं, जबकि नालंदा के मोहनो और चिरैया नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है। बता दें समस्तीपुर जिला भी बाढ़ से अछूता नहीं है, यहां बाया नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही। बिहार में बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र गंगा, पटना, भोजपुर, भागलपुर, वैशाली, लखीसराय, सारण, मुंगेर, खगड़िया खतरे के निशान से ऊपर। कोसी, खगड़िया, कटिहार, सुपौल खतरे के निशान से ऊपर। बागमती, सोनाखान, बेनीबाद लाल निशान के ऊपर। बूढ़ी गंडक, खगड़िया खतरे के निशान से ऊपर। पुनपुन, पटना, श्रीपालपुर खतरे के निशान से ऊपर। गंडक, सारण, वैशाली खतरे के निशान से ऊपर। कर्मनाशा, कैमूर खतरे के निशान से ऊपर। धर्मावती, बक्सर
खतरे के निशान से ऊपर। बाया समस्तीपुर खतरे के निशान से ऊपर। कारीकोसी कटिहार खतरे के निशान से ऊपर। राहत और बचाव कार्य जारी। जैसा कि हमने बताया कि बिहार के कई जिले इस समय बाढ़ की चपेट में हैं। इसका कारण नेपाल और बिहार के तराई क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश है, जिसके कारण प्रमुख नदियां उफान पर हैं, जिससे कई इलाकों में हाहाकार मचा हुआ है। बता दें, राज्य में बाढ़ से 17 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। इन इलाकों में राहत और बचाव कार्यों के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की दर्जनें टीमें तैयार की गई हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा रहा है। उसके लिए सामुदायिक रसोई और पॉलीथीन सेट्स का वितरण किया जा रहा है। आवागमन के लिए नावों का परिचालन भी कराया जा रहा है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज़ के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का